हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर फ्रेंड श्रेयांश गोयल एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू टैकल एफएमएसएम पेपर इन योर सीए इंटर जर्नी। इस सब्जेक्ट को, इस पेपर को हमें कैसे कवर करना है, ड्यूरिंग द क्लासेस क्या करना है, रिवीजन में क्या करना है, किन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है, किन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है, सब कुछ मैं आपको बताऊँगा एक ही वीडियो में। इसके बाद कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है, तुरंत पढ़ाई करने बैठ जाना वीडियो देखने के बाद। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, वो ये है कि आपको अपने मार्क्स जो आप स्कोर करना चाहते हो, जो आपके ड्रीम मार्क्स हैं, वो आपको कमेंट करके जाने हैं आफ्टर वॉचिंग द वीडियो। एक बार आप देख लो कि कैसे कैसे क्या क्या करना है एंड देन उसके बाद अपने हिसाब से कि क्या मैं स्कोर कर सकता हूँ या फिर जो भी आपको ड्रीम स्कोर हो कि ये तो मुझे करना ही करना है, वो आप नीचे कमेंट में करके जाना। पॉजिटिव अफर्मेशन है, जो आप सोचते हो, जो आप चाहते हो, वो ज़्यादा जल्दी होता है। ड्यूरिंग द क्लासेस आपको एसएम में क्या करना है, कुछ तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, आप एमसीक्यू तो सॉल्व कर ही सकते हो। तो इस तरीके से चीज़ें आपको मिलती हैं एफएम में, जिनका यूज़ करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। बजाय इसके कि क्वेश्चन पढ़ा और सॉल्व करना शुरू कर दिया। वो थ्योरी बिल्कुल वैसी वाली थ्योरी नहीं है जो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एफएम की। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो सब्जेक्ट है वो आपको कैसे अप्रोच करना है। तो इस सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर अभी तक कैसे आया करता था, सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिकल आते थे एक्सेप्ट वन जो होता था थ्योरी का। जिसे थ्योरी जो पढ़ के आया है वो उसे अटैम्प्ट कर सकता है, नहीं करता तो प्रॉपर आप प्रैक्टिकल पूरा सब्जेक्ट का पेपर अटैम्प्ट करा करते थे। अब एमसीक्यू आ गए हैं तो हो सकता है थ्योरी वाले एमसीक्यू भी आए एंड उसमें प्रैक्टिकल वाले एमसीक्यू भी आए। मेरे ख्याल से तो दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, प्योरली थ्योरी या प्योरली प्रैक्टिकल एमसीक्यू नहीं देखने को मिलेंगे ना। यहाँ पे एक डायमेंशन ये आ जाता है कि जब भी एमसीक्यू में थ्योरी की बात होती है तो आप बस एक प्लेन रीडिंग से पूरी बुक की वो एमसीक्यू सॉल्व कर सकती है, क्योंकि एमसीक्यू जब हम देखते हैं तो याद आ जाता है कि हाँ ये कुछ पढ़ी हुई सी चीज़ है, और उसके ऑप्शन देख कर भी समझ में आ जाता है कि क्या इसका आंसर होना चाहिए, एक अंदाज़ा तो हो ही जाता है। तो अगर आप थ्योरी एक बार रीड कर लोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, आप एमसीक्यू तो सॉल्व कर ही सकते हो। तो मेरा तो यही सजेशन रहेगा कि एक बार थ्योरी रीड कर ही लेना, और अगर इजी लगे तो थोड़ा बहुत याद हो जाए तो और अच्छा। कई बाई चांस कोई क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में जो प्रैक्टिकल वाला भी सॉल्व नहीं हो रहा होता है, तो थ्योरी अटैम्प्ट कर लेना भाई, कम से कम नंबर तो बच जाएंगे, थ्योरी में कुछ तो मिलेंगे। ड्यूरिंग द क्लासेस आपको करना है वही सिंपल सी चीज़ है जो मैं अभी तक हर वीडियो में बताता आया हूँ। सबसे पहले तो आप बाइफर्केट करिए ड्यूरिंग द क्लासेस अपनी बुक को आईसीआई मॉड्यूल के क्वेश्चंस में, और एमटीबी आरटीबी मत भी करिए तो कोई दिक्कत नहीं है। आईसीआई मॉड्यूल के क्वेश्चन अलग से दिखने चाहिए आपके क्वेश्चन बैंक में, जो जहाँ से भी आप पढ़ते हैं, एंड बाकी क्वेश्चन अलग दिखने चाहिए, ताकि आईसीआई मॉड्यूल के क्वेश्चन पे आप ठीक से एक बार अपना फोकस कर पाओ। डिफ़िकल्ट क्वेश्चन की आपको स्टार मार्किंग करनी है, स्टार 2 स्टार 3 स्टार जैसे हम करते हैं, जितना ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेवल उसकी होती है। उससे भी एक फ़ायदा मिलता है जब आप रिवाइज़ करते हो, जब आप थोड़ा परफेक्ट हो जाते हो सब्जेक्ट में 1-2 रिवीजन के बाद, तो आपको 1 स्टार वाले 2 स्टार वाले क्वेश्चन देखने का मन नहीं करता और ना ही ज़रूरत होती है। बट अगर आपके वो मार्क नहीं होते तो फिर क्या होता है, एक एक क्वेश्चन देखोगे या तो वो याद आ जाएगा कि ये करा हुआ ईजी होता है, या फिर वो नहीं आएगा तो वो करके देखना पड़ेगा, फिर बाद में पता पड़ेगा ये तो ईजी वाला कर लिया मैंने। तो इससे बढ़िया वही रहता है कि स्टार मार्किंग अगर करी होगी तो वो फ़ायदा देगी। एक ये बात होती है कि जब हम क्लास के बीच में कुछ एक्स्ट्रा कर रहे होते हैं ना अपने लिए, या नोट्स बनाना हो गया, स्टार मार्किंग हो गई, तो वो उस टाइम पे बहुत बुरा लग रहा होता है, बट आगे जाके वो उतना ही काम देता है। मैं आपको बताता हूँ 2 सब्जेक्ट थे जो मैंने मतलब खुद से थोड़ी मेहनत की थी, एक लॉ का एंड कॉस्ट का। कॉस्ट में मैंने नोट्स भी आपको शेयर करे हैं, अगर आपने वीडियो नहीं देखा हो तो देखना, उसमें मैंने नोट्स भी आपको दिए हैं जो मैंने बनाए थे, और कैसे उन्हें यूज़ करना है वो भी बताया। इसके अलावा एक लॉ का ऐसा सब्जेक्ट था जहाँ मैंने खुद से मेहनत की थी, आईसीआई मॉड्यूल खुद से पढ़ा था, दोनों में ही मेरे सबसे ज़्यादा नंबर आए हैं। तो ये चीज़ है, अब जितनी ज़्यादा हम खुद से मेहनत करते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, उतना ज़्यादा उसमें अच्छे मार्क्स आते हैं, उतना अच्छा रिजल्ट आता है उस सब्जेक्ट में। और एक चीज़ आप क्या कर सकते हैं, फॉर्मूले हैं मोस्टली एफएम में। अगर फॉर्मूले नहीं है तो फिर एक ये है कि लॉन्ग कैलकुलेशंस होती हैं, टेबल्स बनाओगे आप, फिर उसके बाद उनमें प्रेजेंट वैल्यू के फार्मूला क्या लगाओगे आप, प्रेजेंट वैल्यू के फैक्टर्स लगाओगे, और फिर उसमें मल्टीप्लाई करोगे अमाउंट्स का, एंड देन टोटल करोगे, उसका यूज़ करोगे। इस टाइप से क्वेश्चंस होते हैं बेसिकली एफएम में। नहीं करोगे तो कोई थ्योरी लगाओगे आप, जैसे वॉल्टर वाला एक फार्मूला होता है शेयर की प्राइस निकालने का। तो इस तरीके से चीज़ें आपको मिलती हैं एफएम में, जिनका यूज़ करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो आप इनके नोट्स ईजिली बना सकते हो, कोई थ्योरी नहीं है कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना, यही नहीं पता। टू द पॉइंट चीज़ें, फॉर्मूले, कोई भी एक मॉडल है, कुछ भी है, वो आप इजीली लिख सकते हो, नोट्स उसके बना सकते हो। तो अगर आप वो बना लो तो और अच्छा, बार बार बुक भी नहीं देखनी पड़ेगी, जो भी टीचर हमें देते हैं या फिर आईसीआई मॉड्यूल में जो फॉर्मूले होते हैं
वो भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार अपना नोट्स में देखा एंड क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ गए। अच्छा, एक डिफ़िकल्टी आपको फेस करनी पड़ेगी एफएम में, वो ये है कि जो क्वेश्चंस होते हैं, जो क्वेश्चन नहीं एक्चुअली जो उनके आंसर होते हैं वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होते हैं। बहुत बड़ी सी टेबल बनानी पड़ेगी, उसमें अलग अलग ईयर का या तो करना पड़ेगा कैलकुलेशन, या फिर एक ही कैलकुलेशन बहुत लंबी जा रही होगी, मतलब बहुत हेक्टिक सा हो जाता है सब कुछ। तो उसके लिए क्या करें, शुरू में मुझसे भी नहीं होता था, मुझे तो ये नहीं समझ आता था कि वो टेबल मैं बनाऊं कैसे ताकि मेरा आंसर सही सा दिखे और मतलब वो आंसर सही निकले। तो इसका कोई इलाज नहीं है, एक ही इलाज है कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की। जैसे ही आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेते हो तो वो एक पॉइंट आ जाता है जहाँ हमें खुद समझ में आने लगता है कि अच्छा ये क्वेश्चन में क्या टेबल बनेगी, किस तरीके से इसे सॉल्व करना है। तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे लोड लेने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी कि यार मुझे तो इसमें कुछ आ ही नहीं रहा। एक यहाँ पे आपको ये टिप दे सकता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक माइंड में उसका मैप बना लो कि अच्छा मैं ऐसे 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 करूँगा तो लास्ट में ये आंसर आएगा उस टेबल का जो मुझे आंसर असली में चाहिए। एक बार वो ज़रूर बना लेना, बजाय इसके कि क्वेश्चन पढ़ा और सॉल्व करना शुरू कर दिया बिना ये देखे कि उसका जो एंड रिजल्ट है वो सही आएगा कि नहीं, या फिर जो मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ वो सच में लगाना है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि उससे जो रिजल्ट आएगा, उससे जो आंसर आएगा वो मेरे काम का ही ना हो। तो ये चीज़ थोड़ी देख लेना। और स्पेशली जो बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, एक क्वेश्चन है 15 मार्क का पूरा, उसका एक ही सॉल्यूशन बनना है टेबल में या जैसे भी बनना है, तो उसका एक बार माइंड मैप तो बनाना ही है कि इसमें मुझे क्या क्या करना पड़ेगा जिससे मेरा फाइनल आंसर आ जाए। इसी तरीके से एफएम में कुछ क्वेश्चंस में जो मेथड ऑफ सॉल्विंग होता है वो सेम होता है। मतलब भले ही वो क्वेश्चन बुक में दिया हो, भले ही एमटीपी आरटीपी, भले ही एग्जाम में भी आ गया, उसे उसी तरीके से सॉल्व करके आपको आ जाना है, कोई अपना दिमाग लगाना ही नहीं होता। ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं और ऐसे कुछ क्वेश्चन है भी। एक क्वेश्चन होता है जिसमें हमें जो शेयर है, जो कंपनी की ग्रोथ रेट है वो दी जाती है, टर्नओवर दिया जाता है, मतलब इस तरीके से कुछ चीज़ें दी जाती हैं। एंड देन उसके बाद हमें एक उसमें से वेरिएबल होता है जो खुद निकालना पड़ता है, एंड देन अगले साल की या फिर एक अलग सिनारियो में उसकी उन चीज़ों को यूज़ करके उसका सोल्यूशन निकालना होता है। वो क्वेश्चन वैसे आगे के चैप्टर्स का है तो हो सकता है आपको नहीं पता पड़े, बट जब आप पूरी एफएम कर लोगे तो आपको दिख जाएगा कि ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एक ही तरीके से सॉल्व होंगे आ गए तो, एंड वो आने के चांसेस भी होते हैं उनके पेपर में। तो वो क्वेश्चंस पे तो आपको बिल्कुल वो मेथड ही याद करना है कि ये क्वेश्चन आ गया तो ऐसे ऐसे सॉल्व करके आ जाना है। अब आपको लगेगा कि ये कैसी बात हुई, वो अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट कहाँ गया कि हम तो सब कुछ समझ के पढ़ना चाहिए। समझ के पढ़ना है, बट एक बार समझ लिया तो कुछ चीज़ों को याद भी करना पड़ता है पेपर में नंबर लाने के लिए। तो उसमें शर्माने की बिल्कुल भी बात नहीं है और ये भी सोचने की बात नहीं है कि हम तो रट रहे हैं सब कुछ, ऐसे ही होता है। और इसका यही आंसर है कि ऐसे ही होता है, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। हमारा मेमोराइजेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग में। अगर हमें कोई फॉर्मूला, हमें कोई कॉन्सेप्ट याद ही नहीं होगा, वो मेमोराइजेशन ही है कि हमें वो चीज़ याद है, तो बिल्कुल भी ये गिल्ट ना लाओ अपने में कि मैं इस चीज़ को रट रहा हूँ, मुझे वो समझ नहीं आई। समझ लो भाई पहले कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये वाला फॉर्मूला हमने क्यों लगाया। बट अगर उसे रटने की भी ज़रूरत पड़ रही है तो मेरे हिसाब से तो रटो समझने के बाद। अगर हमें मतलब अगर इस चीज़ से मार्क्स मिल रहे हैं तो मेरे हिसाब से तो ले लो, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है लड़ने का कि हमें ये रटने वाली पढ़ाई क्यों हो रही है हमारे साथ, मतलब हम ये पढ़ाई क्यों कर रहे हैं। इन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। जल्दी उसे याद करो, पेपर में लिख के आओ, नंबर लो और आगे बढ़ो। तो एक बार आपकी क्लासेस हो जाती हैं तो रिवीजन में आपको क्या करना है, रिवीजन में कुछ नहीं करना, जो आपने स्टार मार्किंग की है, जो भी बाइफरकेशन किया है, उसे एक एक करके डिफिकल्टी वाइज उठाते जाओ। आईसीआई के क्वेश्चन और ठीक से देख लो, आपका रिवीजन 1 ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। रिवीजन 1 में आपको सब कुछ दोबारा ही करना पड़ेगा। अगर आपको बहुत सारी चीज़ें याद नहीं आएंगी, 90% चीज़ें याद नहीं आएंगी, उन्हें आपको दोबारा ही करना पड़ेगा। कोई भी तरीका नहीं है और रिवीजन 1 को अंजाम देने का। फिर रिवीजन 2 में आपको बहुत सारी चीज़ें पहले से ही याद होंगी, तो उसमें आप जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपको लगता है कि हाँ ये मुझे करने ही करने हैं, वो कर लेना। एंड आईसीआई के तो करने ही होते हैं। तो इस तरीके से आपको एफएम का अपना सब्जेक्ट खत्म करना है। टेस्ट सीरीज़ ले लेना, टेस्ट सीरीज से अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। जब कोई हमें सामने से चेक करके देता है तो उसकी अलग ही क्रेडिबिलिटी होती है और अलग ही कॉन्फिडेंस आता है जब उसमें नंबर मिलते हैं हमें। तो जहाँ आप क्लासेस में इतने पैसे खर्च कर रहे हो, अगर आप 200-300 रुपये की टेस्ट सीरीज ले लो अपने एग्जाम्स के लिए, तो मुझे तो बहुत बुरी डेली नहीं लगती। उसमें वो एक भी पेपर नहीं देते, कम से कम 4-5 पेपर देते हैं। तो ठीक है यार, वैल्यू फॉर मनी है वो चीज़। हाँ, एसएम की बात करते हैं। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का जो सब्जेक्ट है, ये काफ़ी सही चीज़ लगती है मुझे, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। क्यों? क्योंकि इसमें थ्योरी तो है, बट वो थ्योरी कुछ इस टाइप की है कि आपको काफ़ी प्रैक्टिकल लगेगा। मतलब वो थ्योरी बिल्कुल वैसी वाली थ्योरी नहीं है जो एक वो वाला सब्जेक्ट होता है, हमें रटना पड़ रहा है, समझ नहीं आ रहा। चीज़ें काफ़ी सही से समझ में आ जाएंगी और चीज़ें पॉइंट में ज़्यादा होती हैं सब्जेक्ट में। जो भी आंसर होंगे वो पॉइंट में आपको मिल जाएंगे। मोस्टली क्या होता है, स्टेप्स होते हैं।
जैसे बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग करके एक होता है, BPR आई थिंक यही नाम था। इसके आपको स्टेप्स होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ये तो बिल्कुल मैं रट के गया था और पेपर में शायद आया भी था। तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो भी आपको अलग से दिख जाएंगी इस पूरे सब्जेक्ट में कि इस चैप्टर में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। और चैप्टर्स बहुत छोटे छोटे हैं, ये भी बहुत फ़ायदे की चीज़ है। मतलब चैप्टर बहुत बड़े बड़े नहीं है कि 100 150 पेज के चैप्टर हैं। कम पेज में चैप्टर ख़त्म होते हैं एंड मतलब काफ़ी सही सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। क्योंकि इसमें क्या है, जो पूरा एक चैप्टर है वो इस तरीके से नहीं है कि आप मतलब एक ही टोन में चल रहा हो। बहुत प्रिसाइज टॉपिक है। जैसे एक BPR का, जैसे मैंने कहा, इस तरीके से बहुत सारे हैं। लॉरेंस करके कोई फॉर्मूला था फ्रीज अनफ्रीज करने का, जब हम मैनेजमेंट का बिहेवियर चेंज कर रहे होते हैं, इस टाइप से था कुछ। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब टू द पॉइंट हैं कि अगर आपको ये काम करना है अपने बिजनेस में तो आपको क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो मतलब मज़ा आता है इस चैप्टर को, इस सब्जेक्ट को पढ़ने में, और इसके क्वेश्चन सॉल्व करने में भी उतना ही मज़ा आता है क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्लियर होता है कि यहाँ क्या लिखना है। ये नहीं कि कुछ बनाना पड़ रहा है, बनाने का तो सवाल ही नहीं है। आपको क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि इसमें लिखना क्या है। अगर वो चीज़ आपको याद है तो आपको नंबर मिल जाएंगे। एक चीज़ मेरे साथ ये हुई थी SM के पेपर में, मैंने क्वेश्चन पढ़ा एंड मुझे पता है कि इसमें क्या लिखना है, बट क्लाइमैक्स हो गया और जो भी मैंने लिखा था वो मतलब उस क्वेश्चन में लिखना ही नहीं था। सजेस्टेड मैंने अभी देखा नहीं है क्या था। मैंने कम से कम 7 पॉइंट कुछ लिखे थे 5 नंबर के, 4 या 5 नंबर के क्वेश्चन में, और मुझे वहाँ पे 0 मिला था। क्यों? क्योंकि ICAI जो एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं ये 5 पॉइंट लिखूँगा वो मैंने नहीं लिखे थे। उसका सजेस्टेड भी मैंने अभी नहीं देखा है, बिजी शेड्यूल थोड़ा चल रहा है आर्टिकलशिप को लेकर, इस वजह से बाद में मैं उसे एनालाइज करूँगा। हो सकता है अगर आप कहें तो जो सर्टिफाइड कॉपीज़ हैं उनके भी मैं वीडियो बना दूँ, या फिर आपको कहीं पे शेयर करी हुई चाहिए तो वो भी बता दीजिए। कमेंट में बता दीजिएगा आपको किस तरीके से चाहिए, वीडियो चाहिए, मतलब मैं एक करके क्वेश्चन दिखाऊँ कि कैसे क्या गलती हो जाती है, या फिर आपको सिर्फ मतलब वो फाइल चाहिए एंड आप खुद देख लेंगे कि क्या गलती हुई है। जैसा भी आपको चाहिए कमेंट में बता दीजिएगा, उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। अपार्ट फ्रॉम दिस ये सब्जेक्ट मुझे लगता है कि हाँ स्कोरिंग है। अच्छा, इस सब्जेक्ट में एक बात और है कि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, केस स्टडी आती है कि किसी का ऐसा ही बिजनेस है, अब उन्हें ये प्रॉब्लम आ रही है तो अब आप इसमें बताओ क्या करना होता है। बट उनका जो प्रॉब्लम होता है और जो भी पूरा क्वेश्चन होता है उसमें हम समझ जाते हैं कि ये इनके यहाँ क्या दिक्कत आ रही है, और कुछ कीवर्ड्स होते हैं क्वेश्चन में जिनसे हम समझ जाते हैं कि ये बुक में किस टॉपिक की बात कर रहा है। तो उस पर दिमाग चलाना है कि कौन सा कीवर्ड है, जिससे ये पता पड़ेगा कि कौन सा आंसर लिखना है या फिर कौन से पॉइंट्स लिखने हैं चैप्टर में से। आप कोई भी बुक उठा सकते हो, ICAI का मॉड्यूल उठाओ तो अच्छी बात है, फैकल्टी की बुक उठाओ तो अच्छी बात है। दोनों ही मतलब मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। जो अमित तातेड़ सर की जो मैंने बुक यूज़ की थी उससे सब कुछ कवर भी हो गया था एंड मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि यार मैंने ICAI नहीं पढ़ी तो यहाँ मेरा कहीं लॉस हो रहा है। आपको जहाँ सेटिस्फेक्शन मिले पहले तो वहाँ जाना। एंड आई डोंट थिंक कि कोई भी टीचर इस सब्जेक्ट में कोई भी कंटेंट छोड़ेगा बुक का अपनी बुक में डालने से। जैसा कि मैंने आपको बताया, फिर बता देता हूँ कि जो क्वेश्चंस आएंगे वो 4-5 नंबर के, अभी तक तो 4-5 नंबर के आते थे एंड 90% क्वेश्चन वही होते थे कि एक केस स्टडी आएगी, उसमें कीवर्ड आपको छांटना है जिससे आपको पता पड़ेगा कि क्या आंसर लिखना है। शायद 1 या 2 ही क्वेश्चन होते थे जो डायरेक्ट होते थे कि ये पॉइंट बता दो, जैसे बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग का प्रोसेस ही बता दो, या फिर आपको मैनेजमेंट में ये मतलब ठीक करना है तो ये बता दो, इसके पॉइंट बता दो। ये डायरेक्ट क्वेश्चन 1 आधी आते हैं मुश्किल से ही, बट क्वेश्चंस इंटरेस्टिंग आते हैं SM में, ये बात है। केस स्टडी आपको अच्छी सी मिलेगी और मतलब मज़ा आएगा उसे सॉल्व करने में, ऐसा है। ड्यूरिंग द क्लासेस आपको SM में क्या करना है, कुछ चीज़ों को ठीक से पढ़ना है, पॉइंटर्स में जो चीज़ें उन पर ज़्यादा ध्यान देना है, और आपको खुद समझ में आ जाएगा चैप्टर पढ़ते में कि क्या इंपॉर्टेंट है उस चैप्टर में। तो यहाँ पे ये दिक्कत बहुत बड़ी सॉल्व हो जाती है कि क्या इंपॉर्टेंट है चैप्टर में। बाकी आपके जो सर होंगे, फैकल्टी होंगी, वो ज़रूर बताएंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है। आपको जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं SM में। FM एंड SM दोनों ही सब्जेक्ट में मैं आपको एक ये सजेशन दूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करो ताकि आपको चीज़ें क्वेश्चन से ही याद हो जाएं। जैसे जैसे आप SM के क्वेश्चन केस स्टडी बहुत सारी सॉल्व करने लगोगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन सी चीज़ है क्वेश्चन में जो पकड़नी होती है एंड उसको पकड़ के आंसर लिखना होता है। इसी तरीके से FM में जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी कम आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक होगी। FM में कैलकुलेशन मिस्टेक का बहुत बड़ा खेल है, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, और खासकर उन क्वेश्चंस में जो मैं बात कर रहा था कि लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि इनमें बहुत सारे मल्टीप्लाई, बहुत सारे डिवाइड, बहुत सारे माइनस प्लस करने पड़ते हैं, तो चांसेस होते हैं कि कहीं ना कहीं गलती हो जाएगी। तो जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको लोड कम लगेगा जब आप
एग्जाम में सॉल्व कर रहे होगे कैलकुलेशन गलत होने का। कम प्रैक्टिस होगी तो वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि कैलकुलेशन मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं, बट अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो आपको पता ही होगा अब किस चीज़ की होगी, वो है ऑडिटिंग। ऑडिटिंग तो मेरा भी बहुत डरावना निकला है एंड मतलब मैं भी बहुत डरता हूँ ऑडिटिंग से, बट जो भी मेरा डर था, कैसे मैंने उसे करा, क्या किया, और 60+ जो मैंने भी नहीं सोचा था वो कैसे आ गए, वो नेक्स्ट वीडियो में शेयर करते हैं। टिल देन बी सेफ, पानी पीते रहिए, थोड़ा बहुत टाइम मिले तो एक्सरसाइज कीजिए, और नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, इंटर ख़त्म हो जाए उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे हम लोग, बट पढ़ाई करते रहिए, उसमें बिल्कुल भी कमी नहीं आनी चाहिए। यही टाइम है, ये टाइम अगर निकल गया तो आगे नहीं आएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इन दी नेक्स्ट वीडियो।